उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 6 लोगों के घायल होने की सूचना आ रही है। यह धमाका सड़क किनारे खड़े एक स्कूटर में हुआ और अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि यह धमाका कैसे हुआ और क्या ये कोई हमला हो सकता है। इसे एक बड़ी घटना इसलिए भी माना जाएगा क्योंकि कानपुर में पिछले कई दिनों से सांप्रदायिक तनाव बना हुआ था और आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद भी कानपुर से ही शुरू हुआ था और अब वहां इस तरह की एक बड़ी घटना हुई है। फिलहाल शुरुआती जानकारी यही मिल रही है कि कानपुर में एक स्कूटर में यह धमाका हुआ है। सिमर चावला इस वक्त हमारे साथ, क्या है पूरी खबर, कितने बड़े नुकसान का अंदेशा है, क्या समझ में आ रहा है, हमला या कई बार सिलेंडर ब्लास्ट भी निकलता है? अंजना, आपको बता दूं कि कुछ ही देर पहले मेस्टन रोड इलाका है, यहाँ पे कानपुर का मुस्लिम बहु क्षेत्र इलाका है, वहां पर एक स्कूटी में एक बड़ा ब्लास्ट होता है और जो घायलों की संख्या है वो फिलहाल 6 से 8 हो गई है। गंभीर रूप से घायल है, हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया गया है। मामले की जांच करने के लिए सीनियर ऑफिशियल्स ज्वाइंट कमिश्नर लेवल तक आए यहाँ पर। फॉरेंसिक टीम अभी फिलहाल मौके पे है, जांच का ये पता लगा रही है कि क्या वजह थी, क्या ये कोई प्री प्लान था, क्योंकि विस्फोटक तो था स्कूटी के अंदर, किस तरीके का विस्फोटक था, किस तरीके के एक्सप्लोजिव थे, क्या वो जानबूझ के रखे गए या फिर किसी तरीके का कोई पटाखा जो है वो या बारूद है उस तरीके का था। तो इस पूरे इंटेंशन पे लेकर पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत निकाल कर फॉरेंसिक लैब जो है वो भेज रही है, तभी इस पे निष्कर्ष पे निकला जा सकेगा कि क्या इंटेंशन था, क्या ये जानबूझकर किया गया कोई धमाका है या फिर कोई एक्सीडेंट है। बट 8 लोग घायल हैं, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है और सीरियसली इंजर्ड है। पुलिस का ये कहना है कि हम इस विषय पे बड़ी जांच कर रहे हैं कि ये किस तरीके का एक्सप्लोजिव था। स्कूटी में था, 2 स्कूटी में ब्लास्ट हुआ, ये बिल्कुल अभी तक जो बात है वो सामने आई है, लेकिन वजह क्या थी इसकी जो अभी पुष्टि है वो करना बाकी है। और जैसा आपने मेंशन किया, मैं आपको टोक रही हूं, अक्सर इस तरह के धमाकों में पहले सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आ जाती थी, लेकिन 2 बातें ओवररूल हो रही हैं यहाँ पर। सबसे पहला, स्कूटर में धमाका हुआ है, दूसरा मेस्टन रोड पर यह धमाका हुआ है। 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं और आज तक पर अब हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं। कानपुर में ये देखिए, ये स्कूटी है, इस स्कूटी में ये धमाका हुआ है और 8 लोग घायल इसमें बताए जा रहे हैं। सिमर, और किस तरह की जानकारी है? तस्वीरें एक बार फुल स्क्रीन पे दिखा दीजिए जिससे पता लग जाएगा। पुलिस की भारी मौजूदगी इस वक्त वहां पर है और ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर कानपुर में ये धमाका किन परिस्थितियों में हुआ है, इसके पीछे क्या कोई हमला है, कोई साजिश है या फिर किन्हीं वजहों से पटाखा हो, कुछ भी हो जो आसपास में फटा जिसकी वजह से स्कूटी में जो ईंधन मौजूद था वो ब्लास्ट कर गया। बहुत सारी चीजें समझने की कोशिश इस वक्त पुलिस कर रही है। सिमर, और किस तरह की जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अंजना, मैं आपको बता दूं कि 2 चीजें तो श्योर है इसमें। सबसे पहले ये क्लियर कीजिए, 6 लोग घायल हैं या 8 लोग? मैं आपको बता दूं अंजना, 6 जो लोगों का आंकड़ा था वो पुलिस ने हमें दिया है, लेकिन अभी जानकारी आ रही है कि 2 और लोगों को अभी भर्ती कराया गया है। तो कुल अभी जो लोग घायल लोगों की संख्या है वो 8 के आसपास है। 8 लोग अभी इसमें घायल हैं और सिलेंडर ब्लास्ट का जो इसमें रूल आउट इसलिए हो गया है क्योंकि ये स्कूटी में जो है वो ब्लास्ट हुआ था, ये कंफर्म भी किया है ज्वाइंट कमिश्नर ने। और एक्सप्लोजिव जो थे वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मौजूद थे। अब वो बारूद के तौर पे थे, किसी तरीके का कोई पटाखा था या फिर कोई एक्सप्लोजिव था। अब इस पे जो है उनकी जांच जारी है, जिसको लेके जो टीम है फॉरेंसिक टीम वो साक्ष्य इकट्ठा करके उस पर जांच कर रही है। हमारी बात हुई पुलिस अधिकारियों से, हम लोगों ने पूछा कि क्या इसमें किसी तरीके का कोई अलग एंगल है। फिलहाल अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है और उनका कहना है कि कुछ देर का इंतजार करिए, एक आधिकारिक बयान है जो वो दिया जाएगा और फिर हम स्पष्ट कर पाएंगे कि किस तरीके का ये ब्लास्ट था, क्योंकि अभी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन कानपुर में बीते समय में रही है, जो मामला है वो सेंसिटिव रहा है, हालात सेंसिटिव रहे हैं, उसको देखकर जो है तत्काल ब्लास्ट होने के 15 मिनट के अंदर मौके पर डीसीपी से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर और सभी आला अधिकारी के अंतर्गत आती है। मिश्री बाजार नाम का एरिया, यहाँ पर छोटे खिलौनों की दुकान है। यहाँ पर 2 स्कूटी खड़ी थी, तो स्कूटी के नंबर भी हैं, उसमें ब्लास्ट हुआ है। करीब 7:15 बजे की घटना है। हम सब मौके पे आए, हमारी फॉरेंसिक टीम भी आई है, वो यहाँ जरूरी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर दी। करीब 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है, उनको उर्सुला में भर्ती कराया गया। फिलहाल कोई अभी क्रिटिकल नहीं है, सभी खतरे के बाहर है, उनका इलाज किया जा रहा है। 6 लोग, जैसा कि मैंने बताया, उसमें एक महिला भी है। हाँ, अभी हम लोग, इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, अभी हमको पड़ताल करनी पड़ेगी। हमारी फॉरेंसिक टीम आई हुई है और हम देख रहे हैं कि इसका कोई क्या स्थानीय कारण हो सकता है और जैसे ही मिलेगा हम अपडेट कर देंगे। नहीं, दुकान में तो ये देखा कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है उसका इफेक्ट अंदर है, फॉल सीलिंग वगैरह टूटी है, लेकिन कोई फैटेलिटी नहीं है। और हमारा जैसा कि हमने बताया कि हमारी फॉरेंसिक टीम आ गई है मौके, वो रेजिड्यूज़ को चेक कर रही है कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव है, कि बैटरी फटने की वजह से हुआ है, कि कुछ और। ये सारी चीज़ें जैसे क्लियर होगी स्थिति आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा।
स्कूटी के नंबर मिले हैं और स्कूटी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो उसके वादी है उनसे, जो उसके चलाने वाले हैं उनसे भी अभी हम लोग पड़ताल कर लेंगे और चेक कर लेंगे आगे पीछे कोई ऐसा तो उनका नहीं है, उसका कोई रोल तो साजिश है, ये भी बाद में ही पता चल पाएगा। कुमार जॉइंट कमिश्नर को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि 2-3 चीजें देखनी होंगी। बैटरी, क्या स्कूटी का फटने की वजह से ये धमाका हुआ या फिर कोई साजिश है? साजिश है तो फिर जो वादी है जिसकी ये स्कूटी है उसको भी तलाश लिया गया है, उससे जानकारी ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूटी में आखिर इतना बड़ा धमाका हुआ कि आसपास खड़े लोग ना सिमर, अगर 8 लोग घायल हुए हैं तो आसपास खड़े लोग तक घायल हुए हैं और अस्पताल ले जाना पड़ा है। तो इससे धमाके की इंटेंसिटी समझ में आती है। बिल्कुल अंजना, एक बड़ा धमाका था। आप इंटेंसिटी इस बात से देख सकते हैं कि जो दुकान है अंदर, जैसा कि जॉइंट कमिश्नर भी बता रहे थे कि जो पूरी फॉल सीलिंग है उसमें तक जो है एक्सप्लोजिव वहां तक पहुंचा है, और साथ ही साथ आसपास खड़े जो 8 लोग हैं, हमने जैसे विजुअल्स में देखा, कई घायल ये बता रहे हैं हॉस्पिटल में कि मैं सामान लेने आया था, पास में खड़ा था और वहां पर जो है जो ब्लास्ट हुआ उसके वजह से, और काफी जो है सीवियरली इंजर्ड है। भले ही जो जॉइंट कमिश्नर है उन्होंने बोला कि मामूली रूप से इंजर्ड है, बट जो विजुअल्स हैं, जिस तरीके से लोग जले हैं वो अपने आप में कुछ और बयान कर रहे हैं। तो एक हेवी एक्सप्लोजन था। अब जांच के बाद ही समझ में आएगा कि ये किस तरीके का एक्सप्लोजन था। मैं आपको बता दूं, मेस्टन रोड वो इलाका है जहां पर कई ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं बारूद की, जो दिवाली के टाइम पे पटाखा जो है मैन्युफैक्चर उस तरीके का भी काम करते हैं। तो उस एंगल को भी जो है वो भी फिलहाल खारिज नहीं किया जा सकता। एंड जैसा अभी अधिकारियों ने बताया, इट इज टू अर्ली टू से, शायद आधा घंटा या 1 घंटा बीता है इस ब्लास्ट को हुए हुए। तो अभी जो ऑफिसर्स हैं वो मौके पर है, फोरेंसिक टीम जांच कर रही है और कुछ ही क्षणों में शायद ये क्लियर हो पाएगा कि किस तरीके का ब्लास्ट है ये, और क्या इसमें किसी तरीके का कुछ फाउल एंगल है या किसी तरीके की कोई साजिश है। इस पे भी पुलिस जो है अपना आधिकारिक बयान देके कुछ देर में अभी कंफर्म करने पाएगी। अंजना, अच्छा सिमर, जल्दी से एक बार ये बताइए कि पिछले दिनों की जो एक घटना थी आयला मोहम्मद के पोस्टर को लेकर और जो एक तनाव की स्थिति बनी हुई थी, हम आपको दिखा रहे हैं फोरेंसिक्स की टीम वहां पर तमाम जो सबूत है वो मौका वारदात से इकट्ठा करती हुई दिखाई दे रही है। सिमर, वो स्थिति अभी कैसी थी बीते दिनों? क्या वो तनाव उसी तरह से कायम था या संभल चुकी थी स्थिति? तो आपको बता दूं अंजना कि जब से ये बवाल पूरा हुआ है आयला मोहम्मद का, रावतपुर वो थाना था जहां पर सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है। शहर का माहौल काफी सेंसिटिव था, चाहे वो हर फ्राइडे की बात करो या आप जितने भी सेंसिटिव एरियाज में हैं, पुलिस ने अब तक लगातार डिप्लॉयमेंट लगा के रखा था। कई ऐसे संगठन हैं जिन्होंने ऐसी टिप्पणियां करी जिससे माहौल बिगड़ सकता था, जिसके बाद पुलिस को इंटरवीन करना पड़ा। गौसिया का जुलूस जो सबसे बड़ा जुलूस होता है कानपुर में, वो इस बार निकलना था, लेकिन संस्थानों ने फैसला किया क्योंकि आयला मोहम्मद को लेकर शहर का चुनाव जो माहौल है वो ठीक नहीं है, उसके बदले वो जुलूस को कैंसिल किया गया। तो हालात पूरी तरीके से सामान्य थे, ये कहना पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा। टेंशन थी और जिस हिसाब से सेंटिमेंट था लोगों का आयला मोहम्मद को लेकर, वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से पुलिस भी उस पर खास विजिल कर रख रही थी और पूरी स्थिति पे नजर बनाई हुई थी। और कहीं भी ऐसी जगह सेंसिटिव जो एरिया थे वहां पर मौकों पर जो है वो पुलिस अपना डिप्लॉयमेंट भी रख रही थी। तो ये बिल्कुल ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। हालांकि एक सेंसिटिव इशू है, कोई आधिकारिक बयान अगर आता है या फिर कोई ऐसे सबूत मिलते हैं तो ही इस बात को कहा जा सकता है। लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से कानपुर में बीते दिनों में सिचुएशन रही है, तो किसी भी तरीके की पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता अंजना, क्योंकि लगातार कई संस्थानों द्वारा, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ या इस पूरे इश्यू को लेकर विरोध जो है वो लगातार दर्ज कराया जा रहा है। संतोष हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। संतोष, हलचल क्या लखनऊ तक पहुंची है? क्या समझ में आ रहा है वहां पर? क्या मुख्यमंत्री की नजर है इस घटना पर? देखिए, पूरी बात बिल्कुल ये है कि कानपुर की घटना के बाद से डीजीपी मुख्यालय और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ तमाम अधिकारी यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर कानपुर में जो स्कूटी में धमाका हुआ और उसके बाद करीब 7 से 8 लोग जो घायल हुए, तो धमाके के पीछे की वजह क्या है? ये पटाखे की वजह, चूंकि दिवाली का मौका आने वाला है तो पटाखे बाजार की वजह से ये कहीं धमाका हुआ है या फिर कोई और बड़ी साजिश? जैसा आप अभी सवाल भी कर रही थी सिमर से कि बीते दिनों आयला मोहम्मद के नाम पर जो कानपुर में हालात थे, कानपुर में जो परिस्थितियां थी, उसको देख करके किसी साजिश की आशंका तो नहीं है। तो इसी बात को लेकर के यूपी एटीएस की टीम को भी कानपुर में सक्रिय कर दिया गया है। एटीएस की यूनिट जो कानपुर में स्टैब्लिश है उसको भी मौके पर भेजा गया है और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का सीधे से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी हम जांच कर रहे हैं कि ये धमाका कैसा था, ये पटाखा का धमाका है या फिर कोई एक बड़ी साजिश। अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर में बीते दिनों से जो हालात थे वो अपने आप में बहुत संवेदनशील थे और जिसके इस संवेदनशीलता के माहौल में ये धमाका होना
अपने आप में एक बड़ी घटना है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय भी अलर्ट पर आ गया है और जानकारी जुटाई जा रही है। सिमर, मुझे लगता है दिवाली का भी वक्त है, तो ये भी सोचना होगा कि अगर किसी ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि आसपास दुकानें भी हैं, तो क्या बाजार से किसी ने पटाखे खरीदे, वहां रखा था, ये भी एक वजह हो सकती है और वहां किसी वजह से वो मतलब ब्लास्ट हुआ और उसकी वजह से ये घटना हुई हो। इसको भी रूल आउट नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकता अंजना। तभी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि वेस्टर्न रोड ऐसा इलाका है जो पूरे शहर में सबसे ज्यादा पटाखा मार्केट और तमाम तरीके के जो वहाँ पे बारूद हैं या फिर जो आपको दिवाली के टाइम पे वहां पर रौनक मिलेगी और इस तरीके के एक्सप्लोजिव आपको वहां पर मिलेंगे, जहाँ पे फैक्ट्रीज भी है वहां पे तमाम। तो ये रूल आउट बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और ऐसी जगह पर जब कई बार लोग, हमने देखा है, प्रतिबंधित पटाखे भी जो होते हैं जो सेफ नहीं होते और उस तरीके के लोग भी उनको कैरी करते हैं, अपनी स्कूटी में कैरी करते हैं, तो वो सबसे पहला सवाल हमारा पुलिस अधिकारी यहाँ पे उनसे था। क्योंकि लास्ट ईयर कानपुर में इसी तरीके की घटना हुई थी। दिवाली वाले दिन दो मियाँ जो पत्नी और पत्नी उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी स्कूटी में भी इसी तरीके के एक्सप्लोजिव थे, पटाखे थे, जिसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। तो क्या ये उसी तरीके का इंसिडेंट है? ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर नजर आप बना कर जुर्माना रखिएगा। जैसे ही और जानकारी मिलेगी अपने दर्शकों को बताएंगे। तो ये घटना कानपुर की, तस्वीर मौकाए वारदात की आपके इस टेलीविजन स्क्रीन पर। 2 स्कूटी में धमाका हुआ है, 8 लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल फोरेंसिक्स टीम जांच में जुटी हुई है। ये पता लगाया जा रहा है कि क्या बैटरी ब्लास्ट स्कूटी में हुआ, पटाखे से ब्लास्ट हुआ या कुछ एक्सप्लोसिव्स थे, क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है। अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत जल्द एक नया युद्ध छिड़ने वाला है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में दावा किया कि बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच एक नया युद्ध शुरू हो सकता है। उनका कहना है कि भारत पर चारों तरफ से यह दबाव आ रहा है कि वो किसी भी तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक नए युद्ध की शुरुआत करे। और वो भी ये भी कह रहे हैं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान का नाम लेकर भारत एक तरह की भड़काऊ कार्रवाई करना चाहता है। देखिए दिमाग इनका। और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका असली है। वो इससे इनकार नहीं करते कि युद्ध आने वाले दिनों में नहीं होगा। वो साथ साथ ये भी कहते हैं कि अब अगर ये युद्ध शुरू हुआ तो अल्लाह पाकिस्तान को पहले से बड़ी फतह देगा। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारी बातें कहते हुए ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर चिंता, खौफ दिख रहा है। आप ये भी देखिए कि ये पाकिस्तानी कैसे बार बार भारत से युद्ध में हार पर जीत के झूठे डोल पीटते रहते हैं। इनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने खत्म ही नहीं होते। सुनिए, ख्वाजा आसिफ भारत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि हमारा देश बिहार के चुनाव के कारण पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सच यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान की सरकार किसी भी तरह अपने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ एक और युद्ध का ये राग अलाप रही है। आज ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी फौज पर बड़ा हमला किया। तस्वीरें देखिए, यह हमला अफगानिस्तान की सीमा से लगे जो खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम जिले में हुआ है, जिसमें पाकिस्तान फौज के 11 जवान मारे गए। इनमें पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ सैन्य अफसर जुनैद आरिफ और तैयब राहत भी शामिल। टीटीपी ने यह हमला घात लगाकर किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के एक काफिले को पहले बॉम्ब से उड़ाने की कोशिश हुई और उसके बाद टीटीपी के हमलावरों ने पाकिस्तानी फौज पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। हालांकि पाकिस्तान की सेना का कहना है कि उसने भी जवाबी कार्रवाई में टीटीपी के 19 हमलावरों को ढेर कर दिया है। सुनिए जरा किस परिस्थिति में यह हमला हुआ है। वैसे भी पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अपने ही लोगों की जान लेता है, फिर यह कहता है कि उसने आतंकवादियों को मार गिराया। यह हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस हमले से पहले पाकिस्तान की सेना खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य ऑपरेशन चला रही थी और दावा है कि उसने वहां कई आम और निर्दोष पाकिस्तानियों की जान ली, बाद में इन्हें टीटीपी का आतंकी बता दिया। ख्वाजा आसिफ भारत के खिलाफ एक और युद्ध लड़कर हमसे जीतने का सपना देख रहे हैं, जबकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि वो कभी भी टुकड़े टुकड़े हो सकता है और पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सिमट सकता है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में कुल 4 प्रांत हैं। पंजाब प्रांत, दूसरा सिंध प्रांत, तीसरा खैबर पख्तूनख्वा और चौथा बलोचिस्तान प्रांत। इनके अलावा पीओके और गिलगित बल्टिस्तान पर भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब बड़ी बात यह है कि इनमें खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान आजादी मांग रहा है। बलोचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके आजादी मांग रहे हैं। सिंध में नहर विवाद को लेकर पंजाब प्रांत से टकराव हो रहा है और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं।
पाकिस्तान इनको दबाने छिपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप भी देख रहे हैं कि परिस्थितियां कैसी भड़की हुई हैं। हर रोज नई तस्वीरें आ रही है। सोचिए, पाकिस्तान में इस वक्त चारों तरफ अशांति है और ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों के थिंक टैंक ने पाकिस्तान को लेकर जो आशंका जताई थी वो सच होती हुई दिख रही है। इस थिंक टैंक का नाम है कार्नेगी और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान का बंटवारा हो सकता है और पाकिस्तान सिर्फ पंजाब प्रांत तक सिमट के रह सकता है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर भी ये दिखाना चाहती हूं जिससे आप समझ पाएंगे कि पाकिस्तान के जिन टुकड़ों की बात लगातार हो रही है, आखिर पंजाब प्रांत के लिए सिर्फ अगर पूरा का पूरा वहां की आर्मी, वहां के अमीर, सारी जो संसाधन है वो पंजाब प्रांत को दे देंगे तो बाकी इलाकों का क्या होगा? अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो पाकिस्तान अभी 6 हिस्सों में बटा हुआ है। बलोचिस्तान आप देख रहे हैं, उधर का हिस्सा जो कि लगा हुआ है अफगानिस्तान से, सिंध ये वाला हिस्सा है, पंजाब प्रांत ये सबसे समृद्ध इलाका है वहां का, और ये ऊपर का पूरा इलाका खैबर पख्तूनख्वा का इलाका, ये 4 वो है, और इसके अलावा जो उसका अवैध कब्जा है। और बलोच वाला इलाका आप देखिए ईरान से भी लगा हुआ। अब देखिए कुल मिलाकर इन 4 जगहों में पंजाब प्रांत में ही सारे पैसे वाले लोग रहते हैं पाकिस्तान के, यानी वहां की सेना, और जो आरोप लगता है वहां की सेना, वहां के फौजी खूब पैसा कमाते हैं, खूब पैसा लूटते हैं। उनके विदेशों में भी बड़े बड़े कायनात हैं, घर हैं, पैसा है, सब कुछ है। वो सारे के सारे पंजाब में रहते हैं। जितने पॉलिटिशियन सब पंजाब में रहते हैं, जितने संसाधन हैं बाकी जगह से खींच के चुरा के लाके इसी पंजाब को देते हैं। पाकिस्तान 6 प्रांतों में बटा है, 4 बड़े प्रांत हैं, पहला पंजाब, दूसरा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, चौथा बलोचिस्तान। अब पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी यानी 53% लोग अकेले पंजाब प्रांत में रहते हैं। पाकिस्तान की राजनीति में और पाकिस्तान की सेना में पंजाब प्रांत के लोगों का ही सबसे ज्यादा प्रभाव है, जबकि सिंध में पाकिस्तान के 23%, खैबर पख्तूनख्वा में 17% और बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सिर्फ 6% आबादी रहती है। सबसे ज्यादा 53%। और माना यही जा रहा है कि सिंध अलग हो सकता है, बलूचिस्तान अलग हो सकता है, ये खैबर पख्तूनख्वा अलग हो सकता है, पीओके में अलग बवाल मचा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, ये पंजाब बस पाकिस्तान रह सकता है। अब पश्चिमी देशों के थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है वहां पश्तून समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं। वो खुद को अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान का ये प्रांत अफगानिस्तान में मिल जाए, जबकि बलूचिस्तान प्रांत में पहले से ही आजादी के लिए आंदोलन हो रहे हैं। बलूचिस्तान के अलग देश बनने की बात हो रही है। और ये देखिए कुल मिलाकर जो परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वो साफ इशारे कर रही है कि पाकिस्तान एक के बाद एक अपने तमाम इलाकों पर काबू खोता जा रहा है। तो ये देखा आपने क्या परिस्थिति बनी हुई है, और इमरान खान खुद भी कह रहे हैं कि हालात खराब हैं और ये पूरा का पूरा मुल्क जो है बर्बादी की कगार पर है पाकिस्तान के लिए, वो कह चुके हैं। अब हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके कुछ पुराने बयान याद दिलाना चाहते हैं। 2012 में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका का दोस्त नहीं हो सकता क्योंकि उसने ओसामा बिन लादेन को छिपाया था। 2012। फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने उस वक्त यह भी पूछा था कि क्या क्या पाकिस्तान लादेन को छिपाने के लिए अमेरिका से माफी मांगेगा। लेकिन याददाश्त में ये वाला हिस्सा अब डिलीट हो चुका है। साल 2017 भी उनको याद दिलाते हैं। साल 2017 में राष्ट्रपति बनने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम पाकिस्तान को अब मदद नहीं देंगे क्योंकि उसने आतंकवाद के खिलाफ कुछ नहीं किया। 2018 में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका से अरबों डॉलर लिए लेकिन इसके बावजूद बार बार आतंकवादियों को पनाह दी और पाकिस्तान झूठा है, और उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को धोखेबाज भी कहा। 2020 में उन्होंने फिर से कहा पाकिस्तान ने अमेरिका को 15 सालों में सिर्फ धोखा दिया और अमेरिका के अरबों डॉलर बर्बाद किए। राष्ट्रपति ट्रंप के ये सारे बयान हम इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप इन्हें कहकर अब भूल चुके हैं और अब उन्होंने पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने अपने देश की एक रक्षा कंपनी को 35 देशों की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि अमेरिकी कंपनी इन सभी देशों को हवा से हवा में मारने वाले जो सबसे आधुनिक मिसाइलें हैं उसकी आपूर्ति करेंगी। इन मिसाइल्स को AIM-120 एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स कहते हैं। जिन 35 देशों को अमेरिका ये मिसाइल दे रहा है उनमें ब्रिटेन, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और पाकिस्तान भी शामिल है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है और जो आईएमएफ के लोन की शर्तों के हिसाब से इतना बड़ा रक्षा सौदा किसी कीमत पर नहीं कर सकता, उस फटीचर पाकिस्तान को राष्ट्रपति ट्रंप की मेहरबानी से ये मिसाइल मिल गई है और ये भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। अब तक पाकिस्तान के पास इस मिसाइल का C5 वेरिएंट था जो उसे अमेरिका से 2007 में मिला था, लेकिन अब उसे इस मिसाइल का C8 और D3 वेरिएंट मिल जाएगा। इस मिसाइल को अमेरिका की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक माना जाता है। यह मिसाइल 30 सालों की टेस्टिंग और प्रोडक्शन के बाद तैयार किया गया है। इस एक मिसाइल की कीमत 8 से 10 करोड़ रुपए है और इसे किसी भी मौसम में दागा जा सकता है। इसकी स्पीड ध्वनि की गति से 4 गुना ज्यादा है, यानी लगभग 5000 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी रफ्तार है और इसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर है। और ये सोचिए, अमेरिका ने ये मिसाइल अब पाकिस्तान को देने का फैसला लिया है। वैसे ये अमेरिका पहली बार नहीं कर रहा है, हर बार अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देकर उसकी मदद की और बाद में इन्हीं हथियारों को पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। हालांकि इस सब के बीच भारत ने भी अपने एक फैसले से अमेरिका को चौंकाया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान से मांग की थी कि वो अपने बगराम एयरबेस का नियंत्रण अमेरिका की सेना को सौंप दे और मॉस्को में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। और अब भारत ने भी इस मुद्दे पर वही रुख अपनाया है जो चाइना और रशिया अपना रहे हैं और हमने मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशंस के संयुक्त बयान का साथ दिया है जिसमें बगराम एयरबेस पर अमेरिकी दावे का विरोध किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है। और अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के बीच भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इसके बारे में भी हम आपको पूरा विश्लेषण कल दिखाएंगे। आज से 417 साल पहले 1608 में 1608 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज भारत के सूरत शहर पहुंचा था, तब इसमें 100 से ज्यादा लोग भारत आए थे और बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को 200 सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा था। लेकिन आज इसी ब्रिटेन का सबसे बड़ा 125 उद्योगपति, एंटरप्रेन्योर और प्रतिनिधियों का एक दल प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भारत आया है और आज ब्रिटेन इस नए भारत के साथ व्यापारी सौदा करना चाहता है और भारत के बाजार में अपनी पहुंच को बढ़ाना चाहता है और इसी को कहते हैं समय का चक्र। Prime Minister, I'm in the cockpit and a very warm welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So. खैर, अब इस खबर से भी आगे बढ़ते हैं और आपको भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक ऐसा कड़वा सच दिखाते हैं, ये बताते हुए कि कीर स्टारमर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आने वाले दिनों में होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुंबई में ही उनकी ये बैठक होगी। दोनों देशों में व्यापारिक रिश्तों को लेकर, ट्रेड अग्रीमेंट को लेकर बहुत कुछ होना है, जिससे दोनों देशों में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है उसकी क्या व्यवस्थाएं होंगी और कैसे उससे दोनों देशों को लाभ मिलेगा, इस पर नजर रहेगी। और यह भी समझिए कि एक ऐसा वक्त है जब एक के बाद एक टैरिफ के जरिए अमेरिका ने भारत को जिस तरह से कई मामलों में, कई अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर, कई क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उन सब की भरपाई के लिए भारत पहले ही अन्य देशों की तरफ देख रहा है। यूरोप के अनेकों मुल्क हैं जो हमारे साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहे हैं, सिंगापुर से लेकर जापान, हर तरफ भारत की नजर है। लेकिन एक बहुत बड़ा पार्टनर बनकर यूके भी आने वाले दिनों में भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को आगे ले जाएगा, जिसकी वजह से पूरा भारत आज की इन तस्वीरों को देखकर आश्वस्त हो रहा है कि एक नए रिश्ते की शुरुआत है और जो व्यापारिक
घाटा थोड़ा बहुत अमेरिका के टैरिफ की वजह से भारतीयों को उठाना भी पड़ा है, वो सब कुछ काफी हद तक हैंडल होगा, मैनेज होगा जब हम यूके, यूरोप, सिंगापुर, अन्य तमाम देशों से अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे, अपने व्यापार को, अपने ट्रेड अग्रीमेंट्स को मजबूत करेंगे। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के जरिए हम यूके के साथ, हम इंग्लैंड के साथ क्या कुछ हासिल कर पाते हैं, इस पर नजर रहेगी। और जब की स्टामा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी तो इस बात पर नजर रहेगी कि कैसे इन दोनों देशों के रिश्तों को आगे ले जाया जाए। ये याद रखिए कि जब H1B वीजा को लेकर अमेरिका ने जबरदस्त सख्ती दिखाई, तब यूके, जर्मनी, ऐसे तमाम मुल्कों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, की स्टामा भी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि हम भारतीयों का अपने देश में स्वागत करते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो भारतीय अनेक देशों में जा जाकर वहां पर काम कर रहे हैं, उनके अंदर क्या क्षमता है, क्या टैलेंट है। और आज जब एयरपोर्ट पर ये पूरा हुजूम वहां पर मौजूद था, खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वागत के लिए गए थे कीर स्टामा के, तो दोनों देशों के बीच 2025 के इस रिश्ते की एक नई मजबूती साफ दिखाई दे रही थी, जो आने वाले दिनों में दोनों देशों के व्यापार में भी दिखने की उम्मीद है। इन सब खबरों पर हमारी नजर रहेगी और कल हम विस्तार से आपको इन बैठकों का विश्लेषण भी दिखाएंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था का एक ऐसा कड़वा सच हम दिखाने वाले हैं जिसे हमारे देश में अब सामान्य मानकर स्वीकार कर लिया गया है। उस दिन जब मैं भी आपके सामने ये पढ़कर सुना रही थी कि टीचर साहब ने कैसी स्पेलिंग लिखी है, तो मुझे भी हंसी आ रही थी, लेकिन आज इस खबर की गंभीरता समझ में आ रही है, आपको भी आएगी। क्योंकि देखिए, बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको दिखाते हैं, यहां तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही चौपट है। हमने आपको दिखाया था हिमाचल प्रदेश के सरकारी शिक्षक का ज्ञान, 7 को 7 लिखा, 1000 को थर्सडे लिख दिया। कई बार आपके मोबाइल पर आप कोई वर्ड लिखते हैं तो वो ऑटो टाइप हो जाता है, लेकिन यहां तो कर्सिव हैंडराइटिंग में पेन से लिखा है साहब ने, 1000 को थर्सडे लिख दिया है। टीचर है ये, टीचर। और उसके बाद से 600 को 6 हरेंद्र कर दिया, हरेंद्र, 100 हरेंद्र हो गया, 60 बन गया। लेकिन आज हम आपको यह खबर फिर से क्यों बता रहे हैं? भारत के सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ये चेक आपको याद होगा जो हमने आपको दिखाया था। और इसके बाद से अब क्या खबर है जो आज हम दिखा रहे हैं। जिस टीचर को ये चेक था, उनका नाम है अत्तर सिंह और वो सिरमौर जिले के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते थे। उनका कहना है कि व्यस्तता और मानसिक भटकाव के कारण उनसे ये गलती हुई। अब गलती हुई तो सिरमौर जिला के शिक्षा विभाग ने इसकी जांच कराई। अब देखिए क्या होता है। 4 अक्टूबर को एक लेटर जारी करते हुए इन शिक्षक महोदय को सस्पेंड किया गया, लेकिन इनके सस्पेंशन के लिए जो चिट्ठी लिखी गई, जो लेटर लिखा गया, उसमें भी कम गलतियां नहीं थी। अब आप इस लेटर को देखिए और फिर सारी गलतियां गिनिए। सिरमौर लिखना चाह रहे थे, सिरमौर लिखा। सही वर्ड एजुकेशन था, IOIN लग गया, एक एक्स्ट्रा आई डाल दिया इसमें। मतलब जिस चिट्ठी से उन टीचर का सस्पेंशन किया गया, उस चिट्ठी में अनेकों गलतियां थी। और तो और प्रिंसिपल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी थी। यहां का आई ले जाके हटाकर वहां एजुकेशन में डाल दिया, प्रिंसिपल हो गए प्रिंसिपल की जगह। कल्पना कीजिए, मतलब आप एक टीचर को सस्पेंड कर देंगे, लेकिन एक पूरी व्यवस्था को कैसे सस्पेंड किया जाए। अब ये लेटर आई, आप देखिए, कुल मिलाकर ये जो लेटर है ये साफ इशारा कर रहा है कि इस चिट्ठी में इतनी गलतियां हैं और इसमें नन अदर देन डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन के बिहाफ पे ये चिट्ठी गई है। अब ये लेटर पता है किसने जारी किया है? जैसा हमने आपको बताया, ये लेटर सिरमौर जिले के स्कूल एजुकेशन एलिमेंट्री विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने जारी किया है। सोचिए, जिस टीचर को ये कहते हुए सस्पेंड किया जा रहा है कि उन्होंने अपने चेक में कई स्पेलिंग्स गलत लिखी हैं, उस लेटर में इतनी सारी स्पेलिंग्स गलत है। इसका आप क्या करेंगे? इसी साल एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ने बताया था कि सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 55% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की आसानी से लाइनों को भी नहीं पढ़ सकते, हिंदी की लाइनों को नहीं पढ़ सकते।
जबकि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 32.5% छात्र भी ऐसे हैं जो हिंदी की इन्हीं लाइनों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। और ये लाइनें क्या हैं? इन छात्रों को सिर्फ ये पढ़कर बताना था कि रामपुर में एक मैदान था, वहां कुछ नहीं उगता था, वहां कोई खेलने नहीं जाता था, और आगे भी इसी तरह के बहुत आसान शब्द थे। लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 से 14 साल के बच्चे भी इतनी आसान हिंदी को नहीं पढ़ सकते, और गणित के सवाल तो आप छोड़ ही दो। सरकारी स्कूलों के गरीब बच्चों में शिक्षा का ये स्तर इसलिए इतना नीचे है क्योंकि इनके स्कूलों में जो टीचर पढ़ाने वाले हैं और जो इनके जिलों में नीतियां बनाने वाले अधिकारी हैं वो भी शिक्षा के स्तर के मामले में बहुत अच्छे नहीं हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक नई रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले 10% से ज्यादा टीचर शैक्षिक रूप से योग्य ही नहीं है। आज भी भारत में साक्षरता दर 80% ही हो पाई है, और साक्षरता दर का मतलब यह नहीं है कि भारत के 80% लोग शिक्षित हो गए हैं। साक्षर होने का मतलब सिर्फ यह है कि ये लोग कुछ बेसिक शब्द और अक्षर लिख और पढ़ सकते हैं, और ये स्थिति बताती है कि भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था में ये खामियां पैसों की कमी के कारण है। अकेले केंद्र सरकार ही भारत की कुल जीडीपी के 4.6% हिस्से के बराबर 1,28,000 करोड़ रुपए एक साल में शिक्षा क्षेत्र में खर्च करती है। इसके अलावा हर राज्य का अलग से अपना शिक्षा बजट होता है। कुल मिलाकर देखें तो भारत में हर साल शिक्षा बजट पर 8 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो नेपाल जैसे देश की कुल जीडीपी से भी दोगुना है। लेकिन इसके बावजूद भारत के सरकारी स्कूलों की सूरत नहीं बदलती। इसीलिए नहीं बदलती क्योंकि हमारी व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी मंशा ही नहीं है कि सरकारी स्कूल कभी बेहतर हो। आज आप इस खेल को समझिए कि देश में लगभग 34 लाख बच्चे ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं जहां सिर्फ एक टीचर है। लेकिन इसी देश में लगभग 8,000 स्कूल भी ऐसे हैं जहां एक भी बच्चे ने दाखिला नहीं लिया, और इन स्कूलों में 20,000 से ज्यादा टीचर नौकरी कर रहे हैं। कड़वा सच यही है कि जैसे जैसे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर नीचे गया है, वैसे वैसे प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के दाखिलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मोटी कमाई। अनेकों ऐसे आपको शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, आपको मंत्री, नेता, स्थानीय जो लोकल नेता हैं वो मिल जाएंगे, जो अपने स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, और इस वजह से सरकारी स्कूलों की अनदेखी हो रही है। आज देश में 68% से ज्यादा स्कूल सरकारी हैं और सिर्फ 23% स्कूल प्राइवेट हैं। लेकिन इसके बावजूद 68% सरकारी स्कूलों में 12 करोड़ 20 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और 23% प्राइवेट स्कूलों में 9 करोड़ 60 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अब आप खुद समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब हमारी सरकारें शिक्षा पर हजारों लाखों करोड़ खर्च करती हैं, तब इन्हीं स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने वाला एक गरीब परिवार यह सोचता है कि काश उसके पास भी पैसा होता, वो भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता। आज यही है, यकीन मानिए। अपनी तनख्वाह में अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस देकर पढ़ा पाएंगे या नहीं, यह चिंता सबसे बड़ी है परिवारों के लिए। आज हमारे देश में ऐसा भी एक आंकड़ा या रिपोर्ट नहीं है जो ये बताती हो कि इस देश में कितने प्राइवेट स्कूल किन किन नेताओं के हैं, और शायद ये रिपोर्ट कभी बनेगी भी नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आज सरकारों के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि जब वो हर साल शिक्षा बजट के रूप में इतना पैसा सरकारी स्कूलों पर खर्च करती है, तो इनमें से बहुत सारे सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा का स्तर क्यों नहीं सुधरता। आज हमने आपके लिए देश के अलग अलग स्कूलों के कुछ वीडियोज निकाले हैं जिनमें आप उन शिक्षकों को देख पाएंगे जिनका सामान्य ज्ञान जो है कमजोर होते हुए भी सरकारी टीचर की नौकरी वो कर रहे हैं। जरा देखिए। साल 2017 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, रईस। इस फिल्म में उनका एक डायलॉग था, कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। देश के फिल्मी कलाकार जब विज्ञापनों के नाम पर अपने विचारों के दोहरे मापदंड पेश करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, तो रईस फिल्म का यही डायलॉग अचानक याद आता है, क्योंकि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। फिल्म एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के एक विज्ञापन पर सोशल मीडिया पर बवाल है। यूएई के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों कलाकारों ने एक विज्ञापन किया जिसमें वो अबू धाबी के टूरिस्ट प्लेस की तारीफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन की बहुत चर्चा है। इस एड में दीपिका पादुकोण शेख जायद मस्जिद के अंदर हिजाब पहनकर घूमती हुई दिखाई दे रही हैं। दीपिका पादुकोण हिंदू परिवार से आती हैं, और जब वो हिजाब पहनकर घूमती हुई दिखाई दी तो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई। ये विज्ञापन आपको दिखाते हैं। दीपिका पादुकोण ने इस विज्ञापन के लिए भारी भरकम पैसा लिया होगा।
और उन्हें ये मालूम होगा कि तारीफ करना और हिजाब पहनना इस विज्ञापन का हिस्सा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग दीपिका पादुकोण को इसलिए ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू और इस्लाम दोनों धर्मों की मान्यताओं पर विचारों का दोहरा मापदंड पेश करती है। दीपिका पादुकोण ने विज्ञापन से कमाई के लिए हिजाब तक पहन लिया, ये कहकर उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन साल 2015 में उन्होंने वोग मैगजीन का एक विज्ञापन किया था जिसमें उन्होंने कहा था माय बॉडी माय चॉइस। ये विज्ञापन महिला सशक्तिकरण के प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें हिंदू मान्यताओं और भारतीय समाज की परंपराओं को नकारना महिलाओं की माय चॉइस कहा गया था। इसे महिला शक्ति की प्रेरणा बताया गया था। दीपिका ने अबू धाबी के विज्ञापन में इस्लामिक परंपरा का पालन करते हुए हिजाब तक पहन लिया, लेकिन वोग मैगजीन के उस विज्ञापन में उन्होंने कहा था कि महिलाओं को कैसे कपड़े पहनने हैं ये उनकी चॉइस पर निर्भर करता है। उन्होंने इसमें कहा था कि महिलाओं को बिंदी लगानी है या नहीं, या फिर शादी की अंगूठी पहननी है या नहीं, ये उनकी चॉइस पर निर्भर करता है। और अब सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करते हुए लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हिजाब पहनना उनकी चॉइस थी। सोशल मीडिया पर लोग उनसे यही पूछ रहे हैं कि शेख जायद मस्जिद वाले ऐड में हिजाब क्यों पहना, उन्होंने माय बॉडी माय चॉइस कहकर सामान्य कपड़े क्यों नहीं पहने, या फिर उन्होंने हिजाब पहनने से मना क्यों नहीं किया, क्या वहां उनकी माय बॉडी माय चॉइस नहीं चली। हमारे देश में फिल्मी कलाकारों को लोग अपना आदर्श बनाते हैं। वोग मैगजीन के माय चॉइस ऐड का असर देश की लाखों महिलाओं पर पड़ा। आज सवाल ऐसा विज्ञापन करने वाले कलाकारों पर है जो हिंदू परंपराओं और सामाजिक ताने बाने को नकार देने वाले विचार को महिला सशक्तिकरण बताते हैं। अब सोशल मीडिया पर यही हो रहा है कि दूसरी तरफ इस्लामिक हिजाब को नियमों का पालन आपने क्यों बताया। क्या इस्लामिक मान्यताओं को मानना महिला सशक्तिकरण है? यह सवाल आज सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करने वाले कई लोग पूछ रहे हैं। और हिंदू समाज की परंपराओं का पालन महिलाओं के अधिकारों का हनन है। इस विज्ञापन में दीपिका पादुकोण हिजाब पहनकर जिस शेख जायद मस्जिद में घूम रही हैं वो अबू धाबी का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ पर हर दिन सैकड़ों नमाजी भी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं। मस्जिद होने की वजह से यहाँ नमाज पढ़ने के लिए भी हजारों लोग आते हैं, इसीलिए यहाँ आने वाली महिलाओं के लिए कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं। यहाँ पर महिलाओं को ढके हुए कपड़े पहनकर आना होता है। यहाँ स्कर्ट, स्लीवलेस शर्ट, शॉर्ट्स पहनकर आने पर प्रतिबंध है। ट्राउजर्स भी ऐसी पहननी होती है जिसमें महिला का पैर एड़ी तक ढका हो। महिलाओं के पारदर्शी और टाइट फिटिंग के कपड़े भी प्रतिबंधित हैं, उनमें बहुत ढीले कपड़े पहनने हैं। सभी महिलाओं के लिए स्कार्फ से सिर ढकना अनिवार्य है। ऐसा कई धर्म से जुड़े हुए धर्म स्थलों पर होता है, चाहे आप वेटिकन की बात कर लें या फिर अन्य जगहों पर, वहां पर भी कपड़ों को लेकर पाबंदियां हैं। शेख जायद मस्जिद में इस्लामिक परंपरा का सम्मान रखने के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए सख्त ड्रेस कोड बनाए गए हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। किसी धार्मिक जगह के कुछ खास नियम होते हैं, हर धर्म के हैं। सिख समुदाय में गुरुद्वारे में भी जाने पर है, ऐसे ही चर्च में भी जाने पर है। ये सभी का फर्ज है कि वो वहां बनाए गए नियमों का पालन करें। अगर शेख जायद मस्जिद में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड है तो उसका पालन जरूरी है। वहां पर माय बॉडी माय चॉइस का तर्क नहीं बैठ पाएगा। लेकिन भारत में आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो हिंदू मंदिरों में अपने चॉइस के कपड़े पहनते हैं और वो अपनी तरीके से जाते हैं। अभी हाल ही में हरिद्वार के एक मंदिर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला शॉर्ट्स पहनकर मंदिर आई थी। जब सुरक्षा कर्मियों पुजारियों ने उन्हें रोका तो वहां पर हंगामा हो गया। हरिद्वार ही नहीं, देश के कई मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहनावे को लेकर नियम जारी किए गए हैं। महिला हो या पुरुष, दोनों को शालीन कपड़े पहनने की बात है। लेकिन आजकल वो क्रांतिकारी और अलग अलग वजहों से कई लोग इसका उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरी कहानी इस बात को लेकर है कि सोशल मीडिया पर ये बवाल मचा है और इसी बवाल की वजह से आज ये ट्रोलिंग दीपिका पादुकोण की जा रही है इस ऐड को लेकर। बात अगर स्वतंत्रता की है, महिलाओं के लिए अपने चॉइस के कपड़े पहनने की आज़ादी की है, ऐसे में ये बात ज़रूर पूछी जानी चाहिए कि क्या जो तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो ईरान में भी इसी हिजाब के खिलाफ महिलाओं ने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, लेकिन वहां पर कुछ हासिल नहीं। यहां तक कि जब ऐसी महिलाओं को सिर्फ हिजाब ना पहनने की वजह से धमकियां दी जा रही थी, जेल में ठूसा जा रहा था, जान चली गई एक सोशल एक्टिविस्ट की, तो लड़कियां बाहर आई और बाल काट कर उन्होंने इसी हिजाब के खिलाफ एक पूरा आंदोलन छेड़ा था।